नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और 15 दिनों के भीतर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग में 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गाँव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हो। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए जिससे रोजगार देने में मदद हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकार मदद करे। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है जिसमें राज्यों को प्रवासियों का पूरा ब्यौरा और रोजगार संबंधी जानकारी देनी है। कोरोना काल में देश में लॉकडाउन लागू है और इस दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। दरअसल लॉकडाउन का सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और विकास की गाड़ी का दूसरा पहिया माने जाने वाले कामगारों की जिंदगी पर पड़ा है। बिना किसी रोजगार के बड़े शहरों में काम करने आए ये मजदूर खाना पानी के मोहताज हो गए और पूर्णबंदी के दौरान परिवहन व्यवस्था ठप रहते अपने घरों को पैदल ही लौटने के लिए मजबूर हो गए। फिलहाल सवाल ये है कि अब इन श्रमिकों की वापसी कैसे होगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन है, इसलिए बिना इनके लौटे उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, ये गंभीर प्रश्न है। देखिए रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रवासियों को 15 दिन में वापस भेजा जाए, प्रवासियों को नौकरी देने के लिए एक स्कीम तैयार हो, रोजगार प्रदान करने के लिए डेटा की जांच हो, साथ ही प्रवासियों की पहचान के लिए योजना निर्धारित हो, प्रवासियों की स्किल मैपिंग हो ताकि तय करना आसान हो कि उन्हें कुशल या अकुशल कौन सा कार्य सौंपा जाए, प्रवासियों के खिलाफ सभी शिकायतों व मुकदमों को वापस लिया जाए। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने आदेश सुनाया कि 15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए। प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं। कोर्ट ने राज्यों से इस मामले में हलफनामा भी मांगा। अदालत ने कहा कि राज्य में 15 दिन में बचे हुए श्रमिकों को अपने अपने गाँव तक भेजें। श्रमिक ट्रेन चलाई जाए ताकि उनको यात्रा के लिए अप्लाई करने के 24 घंटों में ही ट्रेन मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रवासी कामगारों के खिलाफ सभी पुलिस शिकायतों को वापस लेने का आदेश दिया जिन्हें अपने कार्यस्थलों से घर वापस जाने का प्रयास करते हुए लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से प्रवासियों के कल्याण के लिए योजना भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन सभी प्रवासी श्रमिकों की पूरी सूची तैयार करेंगे जो अपने राज्य में पहुंच चुके हैं। वो उस काम का उल्लेख भी करेंगे जो वो तालाबंदी से पहले कर रहे थे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से इन प्रवासी श्रमिकों के लिए तालाबंदी के बाद की योजनाओं को बताने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मौजूदा योजनाओं की पहचान करने को कहा जो उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दे सकती है जो घर पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन प्रवासी कामगारों की सूची तैयार करने को भी कहा है जो अपने कार्यस्थल पर वापस जाना चाहते हैं और सरकारों से कहा है कि वे काम से पहले उन्हें उचित काउंसलिंग प्रदान करें। देखा जाए तो कोरोना के चलते देश में लागू लॉकडाउन का सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और विकास की गाड़ी का दूसरा पहिया माने जाने वाले कामगारों की जिंदगी पर भी पड़ा है। बिना किसी रोजगार के बड़े शहरों में काम करने आए ये मजदूर खाना पानी के मोहताज हो गए हैं और पूर्णबंदी के दौरान परिवहन व्यवस्था ठप रहते अपने घरों को पैदल ही लौटने पर मजबूर हो गए। कुछ रेल की पटरियों पर चलते तो कुछ सड़कों पर चलते हुए हादसों का शिकार हो गए। चूँकि सरकार के निर्णयों में भ्रम की स्थिति थी, इसलिए प्रवासी मजदूर अपने घरों को निकल लिए और पलायन का यह सिलसिला अभी तक नहीं थमा है। कुछ दिनों बाद सरकार ने विशेष ट्रेनें शुरू करने का फैसला लिया, मगर उसमें भी भ्रम की स्थिति रही कि कौन टिकट का पैसा देगा। इस पर हुई सियासत के बीच हजारों मजदूर अपने छोटे बच्चों को लेकर पैदल, साइकिल या रिक्शे से निकल पड़े और रास्ते में उन्हें जो झेलना पड़ा वह सारे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच प्रवासी मजदूरों को घर भेजे जाने को लेकर खूब सियासी वार पलटवार भी हुआ। फिलहाल सवाल यह है कि अब इन श्रमिकों की वापसी कैसे होगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन हैं, इसलिए बिना इनके लौटे उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, ये एक गंभीर प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है और ये कहा है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और 15 दिनों के भीतर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए, इसी को लेकर हमारी आज की चर्चा है। आपको सभी मेहमानों से इंट्रोड्यूस मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ रमेश चंद्र रत्न जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं, आप जोनल सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दीप्ति सिंह जी जुड़ चुके हैं, आप एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमेश चंद्र जी आपसे है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद लगातार ये देखने को मिल रहा था कि जितने भी मजदूर हैं वो अपने घर वापस जाने को उतारू हो गए हैं, पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। शायद सरकार तब कुछ मजदूरों के लिए कर लेती तो शायद आज ये स्थिति ना बनती कि गांव-गांव तक कोरोना ना फैलता। और दिशा जी, सबसे पहले तो ये जानकारी आपके चैनल के माध्यम से पहले भी दी और पुनः आज आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि ये जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन वैश्विक महामारी में जिस तरीके से देश में विश्व में आया, तो यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपसी सब मुख्यमंत्रियों से, विशेषज्ञों से तालमेल के मुताबिक जितने भी डिसीजन लिए उनके मुताबिक लिए जी, और उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ही कहने पर श्रमिक जो परेशान है और उनको जो चिंता की जाए, तो 2 मई को जो है ना स्टेट वाइज और रेलवे के डीआरएम ऑफिसर से नोडल ऑफिसर की जो है अपॉइंटमेंट हुए और लिस्ट जारी हुई और ये कह दिया गया कि जो श्रमिक हैं आप अपना वो एक लिस्ट जो है टाई अप करके स्क्रीनिंग करके पहुंचाएं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, रेल जो है पटरी पर चलती है, सड़क पर नहीं चलती। राज्यों को अगर स्टेशन पर उनको प्रॉपर पहुंचा दिया होता, ट्रेन की तरफ से कोई कमी नहीं हुई है। 4261 ट्रेन चल करके 57 लाख लोग भिन्न भिन्न राज्यों में गंतव्य स्थान पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र का और बंगाल का बार बार इश्यू उठा, लेकिन बाद में महाराष्ट्र के जो सीएम ने खुद अप्रिशिएट भी किया पीयूष गोयल जी को और कहा कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, ट्रेन दी गई लेकिन खाली लौट आई। ये जो उन राज्यों में जिन्होंने तालमेल न करके लोगों को नहीं पहुंचाया और लोगों को न पहुंचाने में से दुर्घटनाएं घटी, वो दुखद है क्योंकि ये बिल्कुल विकास का पहिया है और रीढ़ की हड्डी भी है, लेकिन आपसी तालमेल न होने की वजह से ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, हम सभी संसदों को सर्वोच्च न्यायालय है सम्मान करने, जो बीइंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में भी हम तहे दिल से निर्णय का सम्मान करते हैं। और जो स्किल मैपिंग भी अगर हो रहा है राज्यों में, और अब सारे राज्य सहित ये राज्यों की बुनियाद चीज है जो चुनाव के टाइम पर यूज करते हैं, तो राज्यों की जिम्मेदारी थी कि उन मजदूरों को गंतव्य स्थान तक पहुंचे, पटरी के लिए कम से कम स्टेशन तक पहुंचाना चाहिए था। और सब गड़बड़ हुआ, जिस हालत में हुआ। लेकिन मैं ये बता दूं कि कम से कम 57 लाख लोग जिनके खाने की और पानी की सब चिंता की गई। और विपक्षियों को बस मेरा एक ही आग्रह कि कोरोना ये न पार्टी का न सरकार का, ये वैश्विक महामारी है और अगर लॉकडाउन और चिंता पूर्ण न होती तो आज हमारा जो 7-7.5 देशों है, दूसरे जो प्रदेशों में है 142 करोड़, हमारा 130 करोड़ का देश है, वहाँ लाखों में एक एक देश की मौतें जो है, मौतें तो मौत है, लेकिन आज उसी की वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह जी के लॉकडाउन और सारे व्यवस्थित तरीके से ये आज ये हालत है। लेकिन जो भी निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, करेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र जी, रमेश चंद्र रत्न जी ये कह रहे हैं कि लगातार प्रवासियों को उनके घर ट्रेन के थ्रू भेजा जा रहा है, कितने सहमत हैं आप इनके दावों से? विजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? मुझसे पूछा। हाँ जी, हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हमसे पूछ रही है मैडम? हाँ जी, हाँ जी जी। कितने सहमत हैं आप बीजेपी के दावों से, जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं कि लगातार प्रवासियों को भेजा जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है? देखिए जी, 26 मई 2014 को जो भारत श्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने सौंपा था, जिसमें रेलवे की कैपेसिटी 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन यात्रा कराने की थी, लेकिन पूरा देश कराहता रहा, लाखों लोग सड़कों पर पैदल चलते रहे, तमाम लोगों की जानें चली गई। ये सरकार पूरी तरीके से अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में असफल साबित हुई।
और बहुत भयावह स्थिति रही। 1947 जैसे हालात देश में दिखाई पड़े, तब हमारे पास साधन नहीं थे, सूचना के तंत्र नहीं थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद ये सरकार हमारे मजदूर भाइयों को, प्रवासी लोगों को, जो हमारे अपने परिवार के बच्चे थे, जो रोजगार धंधे की तलाश में अपने राज्यों से दूर गए थे, उनकी किसी भी प्रकार की मदद करने में असफल साबित हुई। और ये जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है, बहुत विलंब से आया है, क्योंकि पूरी मानवता जब सड़क पर कराहती रही, पैदल चलती रही, लोग सवाल उठाते रहे, मीडिया सबको दिखाती रही, ये सरकार भी संवेदनशीलता में नहीं आई। बहुत आप सोचिए, शुरू में जितनी ट्रेनें चली, मैक्सिमम ट्रेनों का किराया कांग्रेस पार्टी ने भरा और यात्रियों से पैसा वसूला गया। इस पीएम केयर फंड के नाम से अरबों रुपए का चंदा वसूलने के बाद हमारे देशवासियों के काम वो मदद नहीं आई केंद्र सरकार की। बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती रही, लेकिन जब अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों की मदद करने की बात आई तो नकारा साबित हुई है सरकार पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन कुमार जी, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन लागू किया गया है, मजदूर वापस अपने घर जाने को उतारू हो गए हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई ट्रेन से जा रहा है, किसी की सड़क हादसे में मौत हो जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में। ये अभी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बोल रहे थे कि 2014 में हमने ऐसा भारत सौंपा, वास्तव में अगर पिछले 60-65 सालों में अगर गांव में और उधर रोजगार की व्यवस्था की गई होती तो शायद मजदूर शहरों की ओर नहीं भागता। अरे सब एक बड़ी बात तो ये। दूसरी बात, घोषणा है, भाजपा के चार प्रवक्ता बैठ के आप लोग केवल झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। अभी गांव में जाइए तो पता लगेगा कि आपने क्या व्यवस्था किया। कभी गांव देखा है आपने? गांव क्या होता है? केवल टीवी पर बैठ के भाषण करते हैं, गांव में क्या कर दिया वो कर दिया। दूसरी बात ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, ये सच है, ये बहुत लेट कहा है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को कहना ये चाहिए था, जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना चाहिए वो मुद्दा उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। आज 2 महीने से 2.5 महीने से मजदूर को वेतन नहीं मिला, इसकी चिंता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी चिंता करके वेतन नहीं मिला तो उसका जिम्मेदार कौन है? देश में आपकी सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान मोदी जी आपके हैं। अगर मजदूरों का भला नहीं हो पा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बीच में क्या कौन इस देश का नेतृत्व कर रहा है? तो सही भाई, थोड़ा तो सही। आप गुमराह करने के लिए विजेंद्र जी, विजेंद्र जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, पवन जी को बोलने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, मेरा निवेदन है कि हमको बोलने दीजिए भाई। सुप्रीम कोर्ट को मजदूरों का वेतन कैसे मिले ये राज्य सरकारों को चिंता करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि ना इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है और ना राजनीतिक दल, ये जो भिन्न भिन्न राज्यों में पार्टियों की सरकार है ना वो संज्ञान ले रही है। उस मौके पर कोई नहीं बोलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि जब मजदूर लगभग घर चला गया। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे और ये राजनेता दूसरा काम करे तो ज्यादा अच्छा है। आप जो मजदूर उत्तर प्रदेश से निकलकर, बनारस बिहार से निकलकर, बाकी प्रदेशों से निकलकर हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो जाना चाहता है, अभी फसल के लिए जितना मजदूर चाहिए धान की रुपाई के लिए, उस मजदूर को लाने का काम अगर सरकारें करेंगी तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस मामले पर आप मजदूर जिसको जाना था वो चला गया, जैसे भी गया अपना कष्ट भोग कर गया, अपने असुविधा से गया, सुविधा से गया, चला गया। वो जब वो चला गया तो उसको जो घर रोजगार में वापस आना चाहता है उसको लाना चाहिए। दूसरा, मजदूरों को आप बहुत सख्ती के साथ बार्गेन करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पंजाब के लोग गए थे लेने के लिए, मजदूरों ने बहुत सख्ती से बार्गेन किया। जो 2,500 एकड़ की पहले बुआई होती थी, मजदूर ने कहा 5,000 से कम नहीं लेंगे और एडवांस पैसा लेंगे, क्योंकि ये बेईमान उद्योगपति, बेईमान बड़े लोग बाद में पैसा देने से मुकरते हैं।
इसी का संकट ये आया था अभी। इसलिए मेरा मानना है ये अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं भिन्न भिन्न राज्यों में, इन सब पार्टियों को इसकी चिंता करनी चाहिए। मजदूर का वेतन कैसे मिलेगा, इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मजदूर वापस अपने काम धंधे में कैसे जाएगा। बिल्कुल। अगर इसकी चिंता नहीं करते तो बाकी राजनीति बंद करे ये करना, मेरा कहना है। वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, ऐसे कुछ होना जाना नहीं है। मूल काम करें तब जाकर के समस्या होगी। जहाँ तक रेलवे ने पैसा वसूला, अरे साहब सबसे पहला राजस्थान ने पैसा वसूला, किसने पैसा वसूला? केरल ने पैसा वसूला, किसने वसूला? आंध्र ने वसूला। यानी जो सरकारें पैसा वसूल रही है वही अपना दमदमा रहे साहब, सरकारें पैसा। अरे साहब तुम्हारी पार्टी की सरकारें पैसा वसूल रही है, काहे के लिए परेशान हो यार? इसलिए उसकी चिंता छोड़ दीजिए, अब मजदूर को वापस लाने की चिंता करिए, मेरा इतना आग्रह है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा दीप्ति सिंह जी आपसे है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 15 दिन के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजना है, वहीं केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि अगर राज्य सरकार अतिरिक्त ट्रेनों की मांग करती है तो केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी मांग को पूरा 24 घंटे के अंदर पूरा करना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं शुरुआत से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कहीं पे भी हमेशा पक्ष विपक्ष की बातें हो रही है। क्या लगता है कि आपको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है उसके बाद दोनों सरकारें मिलकर एक कोरोना मुक्त भारत बना पाएगी? दिशा, ये काफी ऐसा संकट भरा माहौल है हमारे पूरे देश में, लेकिन अभी भी मुझे देखकर सुनकर शर्म आ रही है। हमारे राजनीतिक दिग्गज बैठे हैं हमारे पैनल पे, वो अभी भी पॉलिटिक्स करने के बाद नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से स्वतः सा लेना पड़ा कि भाई आप लोगों ने कई काफी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप इसको चाहिए और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा विजेंद्र सिंह जी आपसे है। जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, शायद सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि लॉकडाउन बार बार लगाना पड़ेगा और चौथे फेज के बाद हमको अब अनलॉक वापस शुरू कर दिया गया है, लेकिन देखा जा रहा है रोड पर लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। किसकी आप यहाँ पे नाकामी देखते हैं? देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो पूरे हिंदुस्तान ने बहुत ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन किया, लेकिन जब लोगों को भोजन मिलना बंद हो गया, जब उनके मकान मालिकों ने उनका मकान खाली कराना शुरू कर दिया, लोग पीड़ा से कराहने लगे और फैक्ट्रियों के जो मालिकों ने उनको वेतन देना बंद किया, तो लोगों ने सोचा कि अब यहां मरने से अच्छा है अपने घर चला जाए जी। तो ये सरकार की नाकामी है पूरी तरीके से, और नाकामी मैं इसे केंद्र सरकार की मानता हूं, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 4 घंटे के अंदर, आपको याद होगा 24 तारीख को 8 बजे वो टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि रात को 12 बजे से देश लॉकडाउन हो जाएगा जी, जबकि 30 जनवरी को ही कोरोना आ चुका था और लगातार विपक्ष के नेता लोग, आदरणीय राहुल गांधी जी और बड़े तमाम पार्टियों के नेता ये आगाह कर रहे थे सरकार को कि हमें इस पर सावधानी बरतनी चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। तब पार्लियामेंट में लोग मजाक उड़ा रहे थे कि वो राहुल जी अपने नानी के गोद में छिप जाएं, कोरोना जैसी कोई समस्या भारत में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को झूठा हलफनामा दिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए आज शिवराज सिंह का बयान आया है, सुनिए आप। उन्होंने कहा कि शाह जी, मोदी जी और जेपी नड्डा जी सरकार गिराने में लगे थे। तो जब मानवता की सेवा करना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को, तब वो चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए 130 करोड़ की जनता को दांव पर लगा रहे थे जी। और उनकी बात को जनता ने कब नहीं बांधा। उन्होंने कहा थाली बजाओ, लोगों ने थाली बजाया। उन्होंने कहा मोमबत्ती जलाओ, लोगों ने मोमबत्ती जलाया। उन्होंने कहा घर से न निकलो, लोग घर से नहीं निकले। लेकिन जब पूरा देश आपने सड़क पर खड़ा कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लोग भूखों मरने लगे, 500 किलोमीटर गर्भवती महिला चल के सड़क पर बच्चा जलने लगी, 72 और 86 साल के बुजुर्ग अपने आप को 2200 किलोमीटर सड़कों पर घसीटने लगे, लाखों लोग सड़कों पर कराहने लगे। तो ये मानवता कराहने लगी, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी न बोलती, लोग सड़कों पर न उतरते तो क्या करते आप बताइए ना जी। पूरी तरीके से फेल साबित हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत देर में फैसला किया है। जब मानवता कराह रही थी उसी समय इनको संज्ञान लेना चाहिए था जी।
जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो थोड़ा लेट उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो कदम उठाए गए हैं वो शायद थोड़ा लेट ही थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको 15 दिन के अंदर सरकार उनके घर भेजे, उसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा और इसी पे हमारी चर्चा की जा रही है। सवाल मेरा रमेश चंद्र रत्न जी आपसे है। ब्रेक में जाने से पहले विजेंद्र सिंह ने ये कहा था, विजेंद्र सिंह जी ने ये कहा था कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह फेल है लॉकडाउन को लेकर। कांग्रेस के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह जी ने यही नहीं कहा था और ये भी कहा था जी कि मानवता करहा रही थी और जी। ये भी कहा था कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में राजनीतिक जो राजपाट चलाने की तैयारी हो रही थी। बिल्कुल। मैं अपने प्रवक्ता सम्मानित अपने विजेंद्र सिंह जी से याद थोड़ा दिलाना चाहता हूं, जिस समय 1947 की जो आजादी की जंग तो उस समय लाखों लोग शहीद हुए थे। मानवता लाशों पर जो है रोटियां सेक करके एक ही कुनबे ने राजपाट जो है छीन ली सत्ता। उस समय नहीं है, देश के टुकड़े भी इन्हीं की बदौलत हुए और सत्ता छीन ली। अब मानवता करा रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लोगों ने पैसा दिया। अब मैं नहीं कहना चाहता, इनकी मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया, लेकिन आपका उदाहरण तो मैं आपको स्पेशल उत्तर प्रदेश से विजेंद्र सिंह जी हैं और मेरे करीबी भी हो सकते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ। लेकिन इनको ये भी जानकारी दे दूं कि ये बेचारे जो है 10% भी और ये और कह रहे थे कांग्रेस ने सत्ता दी और आपको तो बहुत बुरी तरह से पदस्थ किया गया था और एक कुनबा मुट्ठी पर रह गया और 10% भी पार्लियामेंट में खाद नहीं रही। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, परिवारवाद, जातवाद, पंथवाद, ये सारी इनकी देन है। आतंकवाद निरोधक कानून भी नहीं बना सके, 370 इनकी देन है, ये नहीं कर सके। त्राह देश कर रहा है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी। आज राजनीति सीख रहे हैं, इनकी राजनीति तो रायबरेली की अदिति सिंह ने खोल दी पोल इनकी। 1000 पैसा तो छोड़ो ना, 1000 प्रियंका गाड़ी दे रही थी, एम्बुलेंस का और 2 व्हीलर का नंबर दे रही थी। आज नाटक करने वाले जो है वहां जाकर के लेबर के बीच में बैठ जाते हैं। लेकिन पूछना चाह रहे राजस्थान में पैदल यात्री दुर्घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पैदल किसने भेजा था? राजस्थान के लोगों ने। पैदल किसने भेजा? केरल के लोगों ने। ये सब ये माहौल को बिगाड़ने का काम किसने किया? वेस्ट बंगाल के लोगों ने। कांग्रेस के लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और घोटाले में घुटे हुए, जीप घोटाले से लेकर के कोयला घोटाला और जीजा घोटाले तक घुटी हुई सरकार आज एक चीज 5 वर्ष के उसमें निकाल तो गए एक चीज का। और अब मैं तो कहना चाहूंगा कोरोना वैश्विक महामारी है, ये पार्टी का नहीं है, सरकार का नहीं है। नोट भी कर लो, राहुल प्रियंका पूरा कुनबा नोट कर ले, जहां जहां कमियां तलाशें और अदालतें भी खुली हैं हमारे खिलाफ, जहां भी जाएं। लेकिन कोरोना को हरा करके आप झूठ और फरेबी का पलंदा। आपका राजस्थान में क्यों हालत बिगड़ी? जब पैदल ट्रक में भेज करके उत्तर प्रदेश में जो दुर्घटना घटी, क्यों भेजा पैदल? छात्रों तक को नहीं भेजा। मध्य प्रदेश में हमने कहा था कि 24 लोग टूट करके आपका डंका पीटेंगे। हमने कहा था अदिति सिंह आपका ढाका पीटेगी प्रियंका और राहुल का। झूठ और बेईमानी का, जिनके सीधे के महल होते हैं वो दूसरों के पत्थर मारने का काम करते हैं। और विजेंद्र सिंह जी, कांग्रेस एक डूबता जहाज है जो कुनबे में सिमट गया है। इसके पास कोरोना जैसी महामारी में आज देश की संस्थान लगी है, संगठन लगे हैं, फिल्म इंडस्ट्री लगी है, लेकिन आज राहुल प्रियंका राजनीति करने लगी है। शर्म आनी चाहिए कि देश किस कगार पे है, इसमें साथ हाथ जुटाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। अरे कमियां हैं तो आपको मौका मिलेगा, चुनावी मौका भी मिलेगा। आज राज्यों में वोट डलवाने के लिए आप इन मजदूरों को लेकर के आते हो, लेकिन जब आज इस बदतर हालत में आपने अगर चिंता की होती तो बेचारे सड़क पर आए होते। रेल पटरी पर चलती है, पुनः कह रहा हूँ, रेल सड़क पर नहीं चलती। अब 2 मई को डिसीजन के मुताबिक 4261 ट्रेन चल करके 57 लाख ये लोग आपके द्वारा नहीं पहुंच गए। इसलिए भारत सरकार कटबद्ध थी और लॉकडाउन प्रॉपर न होता तो 7000 नहीं होते। आज लाखों लोग तो 1947 में आपने मरवा दिए थे साहब, आज तो 7000 के करीब मरे हैं। लाखों लोग शहीदों की कब्र पे आपने सीधा राजनीतिक रोटियां सेकी थी। आज तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी विश्व में नाम है। लॉकडाउन और ये नियमों का अनुपालन न होता तो महामारी संभाली नहीं जाती। अगर ट्रेन द्वारा कोयला न पहुंचा होता, मालगाड़ियों द्वारा अनाज न पहुंचा होता, खाद्य सामग्री न पहुंची होती तो न हॉस्पिटल चल रहे होते, न बिजली होती। ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, लेकिन हम संस्थाओं का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन राजनीति मत करो कोरोना पर। चुनाव के टाइम पर राजनीति करना ये आपकी मॉरल ड्यूटी थी। श्रमिकों को जहां से लाए हो वहां छोड़ना। हर संस्था, गुरुद्वारे वाले तो उनको वोट नहीं चाहिए ना, संस्था को तो वोट नहीं चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री को तो वोट नहीं चाहिए। आपको रोटियां सेकने का काम कर रहे हो, काम राजनीतिक सेवा काम नहीं किया।
आज भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी एक एक बूथ पर कार्यकर्ता ने खाद्य सामग्री पहुंचाए, मास्क बंटवाने का काम किया, सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी सत्ता के टाइम पे मजा लेती है, विपक्ष के टाइम पे विपक्ष की नहीं करती हो। राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं है, इसलिए राजनीति छोड़ो, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एकजुटता के साथ भाषणबाजी बंद करो, काम करो, सेवाएं करो लोगों की। और ये जो घटना घटी है ये आप लोगों की विपक्ष को गलत करती है। जी रमेश चंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आदरणीय रमेश चंद्र रतन जी को 90 से जानता हूं। वो सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी में जाकर इतना बड़ा झूठा हो सकता है, इतनी बड़ी बकवास राष्ट्रीय चैनल पर कर सकता है, तो मैं देख के हंसपद हूं, क्योंकि मैं इनको 90 से जानता हूं। अरे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप बताइए कि बगैर एक पैसे का बजट आवंटन किए उत्तर प्रदेश में कैसे ही आप कम्युनिटी किचन कैसे चलाया आपने? बगैर 1 ग्राम राशन का आवंटन बढ़ाए हुए उत्तर प्रदेश के बाहर से 30 लाख आए लोगों को कैसे राशन दे रहे हैं? अरे आपकी पूरी व्यवस्था ही झूठ पर और बकवास पर आधारित है। आप कभी गांव नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हो सकता है आपको किसी महत्वपूर्ण पद पर वहां दिल्ली में रख लिया गया होगा, इसलिए आपको भारत के गांव की जानकारी नहीं है, आपको गरीबों की पीड़ा की जानकारी नहीं है। और ये तो आपकी विचारधारा में है गाली देना। आप गाली दे सकते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी को, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी गरीबों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, आम आदमी की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी बकवास करती है। जब पूरी मानवता पीड़ा में कड़ा रही है तो आपका होम मिनिस्टर कोरोना पीड़ित की चिंता करने के बजाय अरबों रुपया खर्च करके रैली कर रहा है बिहार में। अभी जहां एक आपदा से जूझ रहा है हमारा पश्चिम बंगाल, वहां रैली कर रहा है। अरे आप तो शर्मसार कर रहे हैं, मानवता को मजाक उड़ा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में इतनी घटिया राजनीति, इतनी बर्बर राजनीति, इतनी क्रूर सोच आपकी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी की है, इसकी जनता जवाब देगी। हर अहंकार का जवाब जनता देती है। आप हमारी पार्टी को गाली दीजिए और आरोप लगाइए, लेकिन जब 130 करोड़ जनता के बीच में जाएंगे तो बड़ों बड़ों का अहंकार उसने नष्ट किया है। ये शाह जी का अहंकार जो अरबों रुपया हमारे पीड़ित परिवारों की मदद के लिए होना चाहिए था, उनकी 7-7.5 हजार रुपया जो आदरणीय राहुल जी कह रहे हैं, उनके हाथ में नगद पैसा देने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो पूरे देश को लूट करके आप रैली कर रहे हैं, आप मानवता की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीड़ा का मजाक उड़ा रहे हैं आप इस प्रकार। अरे थोड़ा तो शर्म करिए। बेशर्मी की भी कोई पराकाष्ठा होनी चाहिए, कोई सीमा होनी चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए। आप तो लोग मानवता के दुश्मन हैं, क्रूर मजाक कर रहे हैं 130 करोड़ जनता के साथ। ये लड़ने का समय है। पूरा देश आपके साथ था, प्रधानमंत्री जी के साथ, लेकिन आपने मजदूरों की नहीं रैली करने को पड़ी है। अगर आपने 1 पैसे का कोई अच्छा काम किया है तो चुप बैठिए, जनता आपके साथ होगी। लेकिन नहीं, आपको मीडिया खरीद करके प्रचार के माध्यम से मजाक उड़ाना है लोगों की पीड़ा का, वही आप कर रहे हैं। जनता जवाब देगी आपको, 1-1 पैसे का जवाब देगी। गरीबों की पीड़ा के दर्द से बच नहीं पाएंगे। और आप आदरणीय रमेश रतन जी, आप तो बहुत अनुभवी आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी थे, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन इतना झूठ बैठकर आप चैनल पर बोल रहे हैं। आपको गरीबों की पीड़ा का एहसास नहीं, आपको समाज में वंचित शोषित तबकों की पीड़ा का एहसास नहीं। आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप गाली देने आए हैं कांग्रेस पार्टी को। विजेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा पवन कुमार जी आपसे है। जिस तरह से आप भी देख रहे हैं, एक मिनट। हाँ जी जी रमेश जी बोलिए। एक तो विजेंद्र सिंह जी, मैं जो है, चूंकि मेरे भी बहुत करीब है और मैं सम्मान आपका भी मैं करता हूँ, करने का स्वभाव भी है, और मेरे को बहुत ढंग से जानते हो कि कड़ुआ, बहुत स्पष्टवादी, ये स्वभाव सब जानते हो, और गांव से ही चल करके राष्ट्रीय राजनीति में आए हो, सब जानते हो। मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप अजीज भी हो मेरे। और मैं तो वो चीज कहा भी नहीं है जो राहुल जी जो है देश के प्रधानमंत्री को जो कुछ कहते हैं वो देश देख रहा है। राहुल जी के नहीं, प्रधानमंत्री जी के बारे में बताइए। प्लीज प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। विजेंद्र जी, आप सुन लीजिए एक बार। विजेंद्र जी, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। देश मानवता की कराह रही है, कर रहे हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा पर उतरे हुए हैं आप हमको देश मत दीजिए।
देश की विजयन जी। जनता से शर्म करिए। 130 करोड़ लोगों की पीड़ा को समझिए आप। विजेंद्र जी आपको बोलने का टाइम मिलेगा, आप पहले रमेश जी की बात सुन लीजिए। हमको कोई जवाब नहीं चाहिए। देश को ऐसा एड्रेस जो करिए, आपने देश किया को, था, नेशन को कांग्रेस एड्रेस ने करिए। किया था, विजयन सिंह कोई वो भी इशू जनता नहीं ने है। देखा था। अब जो हम कर रहे हैं वह भी जनता देख रही है। हम और आपका तराजू नहीं है, जनता ही तराजू है। जनता तराजू थी, दोबारा हमको भेज दिया। जनता तराजू थी कि आपको 0 पे सिमटा दिया। झूठ और फरेबी मैं नहीं कह रहा, मेरे को मत मानिए विश्वास, लेकिन अपनी कांग्रेस की विधायिका को, अदिति सिंह को मान लीजिएगा। उसने कारनामा खोल के रख दिया। हमको छोड़िएगा, हम आपके मित्र जो है आपके पार्टी में जाकर के, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, झूठ का तराजू, कार्य करने का तराजू, भ्रष्टाचार का तराजू या गलत कार्य करने का तराजू जनता है। ये जनता सब देख रही है। हमने जो किया, सरकार जो कर रही है, पार्टी जो कर रही है, उसका भी मापदंड जनता है। और जनता में से आपकी जनप्रतिनिधि अदिति सिंह थी। जनता में से प्रतिनिधि 24 जो टूट करके आए हैं वो है। इसलिए जनता ने जो हासिल किया है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है मेरे प्रिय भाई, ये पार्टी का नहीं है कोरोना, सरकार का भी नहीं है। आपको कहीं खामियां नजर आती हैं, बिल्कुल आपको अधिकार है, राजनीतिक दल है, विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन विरोध के तरीके वो नहीं है कि हम एक दूसरे को भी मर्यादाओं में, मैं मर्यादा पूर्वक सम्मान करता हूं, करूंगा। और लेकिन विनती आपसे यह है कि जो चीजें हैं हमको छोड़िए ना, अपने प्रतिनिधि कांग्रेस के लोगों से पता कर लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों से पता कर लीजिएगा, क्या ये जो है प्रियंका जी, राहुल जी सही कर रहे हैं? इस समय कोरोना मदद की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। और जो खामी नजर आ रही है, सबसे ज्यादा मदद कांग्रेस पार्टी कर रही है लोगों की। 1 रुपया हमारे पूरे 50 जिलों में उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचन चल रहा है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। सवाल मैं पवन कुमार जी आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही आपस में भिड़ते हैं। आरोप लगाने के बजाय विजेंद्र जी, रमेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कौन सा एजेंडा है जनता के लिए? मैं लौटूंगी आपके पास, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। सवाल मेरा पवन कुमार जी आपसे है, जिस तरह से लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पर आज तक किसी ने नहीं दिया है, क्या कहेंगे इसमें आप? हेलो पवन कुमार जी। हेलो, क्या पूछा मैडम आपने? पूछा जी, क्या? मैं ये कह रही हूँ, जिस तरह लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं केंद्र सरकार भी यही कह रही है कि कांग्रेस साथ नहीं दे रही है और विपक्षी पार्टियां साथ नहीं दे रही है। सवाल सब एक दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन देने वाला यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या है मैडम, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं की समस्या ये है कि सोल्यूशन की ओर नहीं बढ़ना चाहते, अपनी बात कहते हैं। हमने जो एक सोल्यूशन बताया और हमारे आग्रह पर केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपया गरीब मजदूरों के लिए दिया भी, उन तक पहुंचा भी। इनकी समस्या ये हो सकती है राजनेताओं की, बिचौलिए का धंधा बंद होने से वो एक समस्या बनी है। और किसी प्रदेश सरकार ने, राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी ने मजदूर को अपने खजाने से एक पैसा नहीं दिया। ये समस्या अलग है, किंतु सोल्यूशन ये है मजदूर के लिए, इनकी स्किल मैपिंग की जाए, इनको स्थानीय स्तर पर रोजगार दिए जाए, छोटे छोटे क्लस्टर डेवलप करके वैल्यू एडिशन कराई जाए, और वैल्यू एडिशन के साथ साथ जो मजदूर अपने बेसिक रोजगार में आना चाहता है वापस, जो पहले वो रोजगार था, उनको वहां लाया जाए, तब तो किसी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो तुमने ऐसा किया, ये करते जाएंगे। कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रदेश की हो, अभी तक मजदूर को वापस लाने के बारे में सोच नहीं रही। वो सोचेगी नहीं तो दो का पहिया चलेगा नहीं, धान की रुपाई होगी नहीं, आने वाले समय में आर्थिक चक्कर कैसे चलेगा उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। मेरा सब राजनेताओं से आग्रह है, किसी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मेरा स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह है, दो काम करे, मजदूर को अपने रोजगार में वापस लाए, वैल्यू एडिशन कराए, और जिस मजदूर की तनख्वाह बकाया है, मैं एक और कहना चाहता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा आग्रह रहेगा। अरे आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को के खिलाफ मुकदमे वापस लेना के लिए इसका विचार करो। अरे भाई, उनकी क्या गलती थी? गलती राजनीतिक पार्टियों की, गलती राज्य सरकारों की, भुगत रहा है मजदूर। और दूसरी ओर जिस उद्योगपति ने मजदूर का वेतन नहीं दिया, उसके बारे में कानून इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये था, रमेश जी बैठे एडवोकेट है, कानूनी दृष्टि से वो लॉ जानते हैं। मेरा मानना यह है कि ऐसे जो उद्योगपति हैं जिन्होंने वेतन देने से मना किया,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिनको वेतन देना चाहिए था, वेतन नहीं दिया, ऐसे सब प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और 2-4 बड़े लोगों को जेल का दरवाजा दिखाएंगे तो मजदूर को वेतन मिलेगा, देश का आर्थिक पहिया भी चलेगा और मजदूर को जब वेतन मिलेगा तो बाजार भी चलेगा। आज बाजार परेशान है, बाजार में खरीदार नहीं है, खरीदार आएगा कहाँ से? मजदूर के पास, कर्मचारी के पास पैसा नहीं, पैसे के बगैर कोई आएगा नहीं तो बाजार चलेगा नहीं। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि बाजार चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने के लिए मजदूर को वापस लाया जाए, मजदूर को वेतन बंटवाया जाए, ये सब काम करे। जो नालायक उद्योगपति नहीं दे रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। दीप्ति सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस तू मैमे के बीच में ये आदेश दिया है कि जो मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए स्कीम बनाने का आदेश दिया है और ये कहा है कि प्रदेश को, सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी देनी होगी। तो जितना मजदूर लॉकडाउन के बाद करा रहे हैं, क्या इसके बाद अब मजदूरों को थोड़ी राहत मिल पाएगी? दीप्ति जी, आपको आवाज आ रही है? मेरे से सवाल है क्या? दीप्ति सिंह जी, आपसे सवाल है मेरा। तो मेरा सवाल उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, हमारा संपर्क टूट गया है। एक बात बोलता हूँ जी। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपया दिया, उपयोग करना राज्य सरकारों को, कैसे उसका पॉजिटिव उपयोग करेंगे। दूसरी बात भी मेरा कहना है कि राज्य सरकारें गरीब मजदूरों की स्किल मैपिंग करके अगर योजना बनाएगी तो भारतीय मजदूर संघ वैल्यू एडिशन के मामले में इनको सैकड़ों क्लस्टर बताने के लिए तैयार है, जहां छोटे छोटे रोजगार चलाकर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके मजदूर को रोजगार दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है। शर्त केवल इतनी है कि ये राजनीतिक पार्टियां, राज्य सरकारें सोचे और सोच करके स्किल मैपिंग करवा के मजदूर को रोजगार दे, ना कि इधर से उधर इसको गाली देते रहे। इधर उधर करने के बजाय हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, किसी पार्टी की हो, जम्मू कश्मीर की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, हिमाचल की हो, राजस्थान की हो, कोई राज्य सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है उस प्रदेश के नागरिक को रोजगार देना और दिया जा सकता है। वो रोजगार देने की दिशा में ये बढ़े तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। विजेंद्र सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आदरणीय पवन कुमार जी जो भारतीय मजदूर संघ के तरफ से बात कर रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। ये मजदूरों की समस्या केवल और केवल उद्योगपतियों की वजह से आई है। जिन मजदूरों ने राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया, इस देश को मजबूत करने में मेहनत करते रहे, उनको 2 महीना खाना नहीं खिला सके आप, 2 महीना वेतन नहीं दे सके आप। ऐसे पूंजीपतियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आपके वजह से आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हुई हैं। देश इतना प्रगति और विकास किया है, वो मजदूरों की खून पसीने और मेहनत का परिणाम था कि देश इतना आगे बढ़ा। और जब वो मुश्किल दौर में आए, 2 महीना आप उनको भोजन नहीं करा सके, आपने उनको वेतन नहीं दिया। इस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, अगर सरकार कोई एक ठोस रणनीति लेकर के देश के सामने आवे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ देगी और इनको सबको पनिशमेंट किया जाना चाहिए। कल को जब ये फैक्ट्रियां दोबारा शुरू होंगी, उद्योग धंधे दोबारा शुरू होंगे, तो इन्हीं मजदूरों के बदौलत आपका काम आगे बढ़ेगा। वो हमारी देश की राष्ट्र निर्माता हैं, उनके खून पसीने से ही देश बुलंदी पर पहुंचा है। और आपने मजदूरों के साथ इस प्रकार का क्रूर व्यवहार किया। इसमें केंद्र सरकार को चाहिए कि सारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलावे और उन लोगों को चिन्हित करे जिन फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, ऐसे घरानों में काम करने वाले हमारे मजदूरों को प्रताड़ित किया गया है, पीड़ित किया गया है और वो राज्य छोड़ने के लिए विवश किया गया है। उनको एक कानून बना करके दंडित किया जाए और उनसे 4 गुना मुआवजा दिलवाया जाए हमारे मजदूर भाइयों को, प्रवासी लोगों को। जी रमेश चंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं, मेरा आग्रह इनसे ये रहेगा, इनकी जो राज्य सरकार है, राजस्थान की सरकार है। पवन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा रमेश चंद्र जी से। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरीके से गंदी राजनीति नहीं खेलता। मैं उत्तर प्रदेश के सारे 32 राज्य की बात कर रहा हूँ, मैं समूचे भारत वर्ष की बात कर रहा हूँ। सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाइए और सबको पनिशमेंट करिए, ये देश के प्रधानमंत्री का काम है। जी विजेंद्र जी, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? पार्टी के चरित्र में है,
कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं समझती। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास विजेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन कुमार जी, ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच है कि वो राज्य को बांट बांट कर देख रही है, और आपकी इसी गंदी सोच का नतीजा है कि हमारे मजदूर भाइयों को प्रताड़ित होना पड़ा, इसी गंदी सोच के नतीजे की वजह से, क्योंकि आपने देश को समग्रता में देखा ही नहीं कभी। विजेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रमेश चंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। एक तो मजबूत भारत की नींव डालने के लिए अगर जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है देने के साथ साथ 11,000 करोड़ प्रत्येक राज्य को दिया गया प्रवासियों के लिए। अरे उसमें कोई पैकेज वैकेज नहीं है, वो लोन है केवल, उसका आप अब उसका पहाड़ बंद कर दीजिए, उसमें किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। विजेंद्र जी, आप दूसरे को बोलने दीजिए ना, आपके बारे में कोई बोल रहा है क्या? विजेंद्र जी, बोलने का लाइसेंस तो मुझे आपको नहीं है, वकील हो आप भैया, मेरे को प्लीज। ऐसा है, सबसे बड़ा चीज तो एक और ये आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार तारतम्य बैठकें लगातार चली हैं। आपने देखा या नहीं देखा नहीं मालूम। दूसरी चीज, अरे वो केवल इमला होता है, प्रधानमंत्री जी भाषण देकर के बदल हो जाते हैं, बस नहीं है। अगर भाजपा ने जो कहा रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनवाएंगे, आप करने लगे, तारीख बताओ ना। अब तो निर्माण भी शुरू हो गया, 370 भी हट गई। अरे तो आपने फैसला किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अगर आपके कहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है तो आप उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्तियों को फैसला कराइए ना। राजपाट किया आप क्या कहना चाहते हैं? विजेंद्र जी, आप बोलने दीजिए ना एक बार। कि सर्वोच्च न्यायालय आपके कहने पर काम करता है, भारतीय नहीं, जनता हमारे कहने पर पार्टी नहीं काम सर्वोच्च करता। न्यायालय का अपमान वो कर तो रही आप ही लोग कहते थे, है। हमारे कहने पर नहीं रमेश चंद्र रतन जी, आप सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके कहने पर सर्वोच्च न्यायालय फैसले करता है? क्या बात करते हैं आप? रखा होता, आप अपनी गंदी राजनीति में न्यायालयों को मत घसीटिए, ये आपकी गंदी सोच हो सकती है। नहीं, आप अपने को बदलिए विजय सिंह जी। अगर सत्ता पक्ष ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा होता, अरे आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। आप जनता के लिए कुछ करिए तब भाषण करिए। अरे आपके टाइम पर भी तो न्यायालय के फैसले को भाजपा का फैसला बता रहे हैं। क्यों नहीं फैसले कराए जल्दी आपने? क्यों लटकाए रहे? न्यायालय का फैसला है, वो न्यायालय का फैसला है, न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते आप। लेकिन अपने पक्ष तो रखे होते अदालत। और आपने क्या किया है? सिवाय जनता को झूठ बोलने के, गुमराह करने के, प्रताड़ित करने के, भाषण करने के, और क्या रहे हैं आप? कहीं हो, मध्य प्रदेश भी गया, देश भी चला गया आपसे। आप झूठ तो भरे भी का बुलंदा, राहुल प्रियंका उसमें लगे रहते हो। हमारा जनप्रतिनिधि तुमको नंगा करने लगी पड़ी है, अदिति सिंह नंगा करने लगी पड़ी है। कितना झूठ बोलते हो, महिलाओं करके प्रियंका कितना झूठ बोलती है, पैसा और ये सब झूठ। भैया कम से कम कांग्रेस का झूठ तो जनता ने नंगा कर दिया। अब ये आप नहीं समझे हो रह करके पार्टी में, ये सब झूठ का बुलंदा है। विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी और सरकार का विश्व में इतिहास है मोदी जी का, ये आपको स्वीकार नहीं होगा ना। तो क्या आपका तारतम्य अलग है, विरोध की राजनीति करो, लेकिन कोरोना जैसा जो है ये पार्टी का नहीं है, सरकार का नहीं राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोरोना पर आप रैलियां कर रहे हैं, राजनीति तो आप कर रहे हैं। कोरोना में जनता को मरता हुआ छोड़ करके देश के अरबों रुपए को लूट करके आप रैली कर रहे हैं और राजनीति दूसरे को बता रहे हैं। बेशर्म पार्टी कहेगी, संसार की सबसे बेशर्म पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। भाषा तो सही बोलो, भाषा तो सही बोलो। विजेंद्र जी, आप भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। पूरे संसार में जो कोई रैली कर रहा हो, विजय सिंह भाषा सही बोलो। बेशर्मी की पराकाष्ठा पर भारतीय जनता पार्टी है। समझाओ ना, और जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, जनता के लिए कोई योजना आपके पास नहीं है। आप अपनी आत्म प्रशंसा में समय बर्बाद कर रहे हैं, आत्म प्रशंसा में समय बर्बाद कर रहे हैं। देश की जनता सब जानती है, देश के 70% आबादी के पास 100 रुपया खर्च करने की हैसियत नहीं बची है मोदी जी के चलते। आपने पहले नोटबंदी से देश को बर्बाद किया, अब ये नई नई घोषणाओं से देश को बर्बाद कर रहे हैं आप। बर्बाद तो कांग्रेस ने किया, गांधी परिवार ने किया, लूट के खा गए। अरे आप करोड़ करोड़ मत गिराइए, आप बताइए कि आपने हमारे मजदूर को जो पूरी तरीके से बेकार होगा उसको 7,500 रुपये महीना देने को तैयार है कि नहीं तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो 500 रुपये से किसी का पालन नहीं हो सकता। आप किसी को गुमराह मत करिए, भाषण मत करिए। देश की जनता समझदार है, चीजों को समझती है। खातों में गए हैं 36 करोड़ खातों में पैसा गया है, जिन्होंने वजह करके आप खाली करोड़ करोड़ का पहाड़ा पढ़िए,
हिंदुस्तान के जनता को क्या मिल रहा है उसके बारे में बताइए। 20 लाख करोड़ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना रहे थे आप, और जब जनता को कुछ देने का हुआ तो 5 ट्रिलियन जी। गायब हो गया। ये नए नए जुमले पढ़ना बंद करिए। मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। एक आखिरी सवाल मेरा पवन कुमार जी से है, वक्त की कमी है। पवन कुमार जी, मदद करिए। झूठ का पलंदा कांग्रेस 6 महीने तक नहीं है, झूठ का पलंदा है। हर समय जो है झूठ का पलंदा आप लोगों का पूरा मटका फूट चुका है ही नहीं, कुछ बीजन ही नहीं है जी। हर जगह राजनीति करते हैं। हम तो कुछ नहीं सकता। रमेश जी और विजेंद्र जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। सवाल मेरा पवन कुमार जी आपसे है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 15 दिन के अंदर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना है, लेकिन जिस तरह से हमने पूरे प्रोग्राम के जरिए देखा कि दोनों ही सरकार साथ में काम करने को तैयार नहीं है, क्या लग रहा है आपको? कितने खुश रह पाएंगे यहाँ पे मजदूर, कितना अपने घर जा पाएंगे, कितना केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर पाएगी मजदूरों के लिए? नहीं, केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभाए, राज्य सरकारें अपनी भूमिका निभाए, और ये वेतन दिलवाने का मामला 99.99% राज्य सरकारों के दायरे में आता है। इसलिए सब राज्य सरकारों को आगे होकर के मजदूरों का वेतन अगर मिल जाएगा तो इनका बाजार चल जाएगा, इनकी अर्थव्यवस्था का पहिया चल जाएगा। संकट क्या है? केंद्र पर दोषारोपण करो, केंद्र प्रदेश पर दोषारोपण करे, इस सारे इनके झगड़े में पिस गया है मजदूर। बिल्कुल, तनख्वाह उसको मिली, उसका वेतन कैसे मिले इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। ये बिजन जी हिम्मत के साथ कहे कि राजस्थान की सरकार हम कहेंगे वेतन बटेगा, ये कहे ना हिम्मत के साथ, वो नहीं कहेंगे। रमेश जी नहीं कहेंगे हिम्मत के साथ कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हम वेतन बंटवाएंगे, उत्तर प्रदेश के वो नहीं कहेंगे। बाकी वो उसको गाली देगा। मेरा निवेदन क्या है, मजदूर की तनख्वाह कैसे बटेगी भाई, उस पर तो आग्रह करो, उस पर तो कोई लगाओ। ऐसे उद्योगपति जो मजदूर की तनख्वाह नहीं दे रहे, उस पर कब्जा करके बैठ गए हैं, उनके खिलाफ 2-4 लोगों को कहीं तो उदाहरण खड़े करो कि भाई इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप 2 को करेंगे 10 अपने आप तनख्वाह बांट जाएंगे। आप 2-4 लोगों को करो तो सही, कुछ करेंगे नहीं, यहाँ बैठकर चिल्लाएंगे, चिल्लाने से थोड़ी कुछ होगा। मेरा मानना है कि जमीन पर उतरकर ये कुछ करें, मेरा आग्रह है। राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, और जहाँ केंद्र का अदारा है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। जिस तरह से महामारी चल रही है उसमें दोनों ही सरकार की जिम्मेदारी है। तू मैमे के बीच में मजदूर पिस रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।